इसमें देखिएगा आयनिक बॉन्ड जो है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड और सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जो है वो तो हमारे सिलेबस में है, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सिलेबस में है, कोवेलेंट बॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड देखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है, अगर पूछ लिया जाए ना व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड, तो बना बनू कर मत लिखना, डेफिनेशन एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। An ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electron configuration। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। एक जो शब्द है वो याद रखना, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, जिसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके। और दोनों में ही आपने क्या लिखा है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। दूसरा, एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना। तो एक तो डोनेट कर सके और एक एक्सेप्ट कर सके, ये तो आयनिक बॉन्ड की हुई डेफिनेशन। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, कोई बातें नहीं प्लीज। इनर्ट गैस होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैं यहीं तो रुक जाता हूँ, आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हीलियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। जो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पहले शेल में 2 आते हैं, 2 के 2 शेल, पहला शेल पूरा फुल, और ये हो जाएगा 2,8। तो जिसमें जिन एलिमेंट्स के सारे जो शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम का होता है 11। तो सोडियम क्या करना चाहेगा, 8 और 1। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आउटर मोस्ट शेल में। तो जब ये डोनेट कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल नियॉन जैसा, टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके भी नज़दीकी वाला जो इनर्ट गैस हो उसके कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के नज़दीक 1, 2, 3, 4 चौथे प्लेस पर हीलियम, और इधर 1, 2, 3, 4 चौथे प्लेस पर नियम। तो कार्बन तो बीच में हो गया, उसके तो नियर में कोई सी इनर्ट गैस बची ही नहीं। तो इसलिए कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो हमें करना नहीं है, हमें आयनिक करना सिर्फ। ठीक है, खैर चलिए अब जरा देखिएगा आयनिक बॉन्ड कब बनता है, when one of the atoms, an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the nearest inert gas electron configuration while other atom can accept electrons to achieve the again वही nearest inert gas electron configuration। यही सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है। अब इसके बाद एग्जाम्पल, स्टेबल होने पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, स्टेबल होने को ही हम कहते हैं टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। हाँ, इसी को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और अब जरा देखिएगा कि जैसे पहला हमने एग्जांपल देखा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है हम जानते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर इसके बाद क्या था, नामदार और कार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये हो गया 287। ठीक है, सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। तो जो सोडियम है हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, तो डॉट लगा दिया। प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। ऐसे 1, 2, 3 क्या बोलते हैं, ये तो ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये तो कह रहा है कि आप मेरे को एक और मिल जाएगा मैं स्टेबल हो जाऊँगा, और ये कह रहा है कि मेरे पास एक फालतू है तो इसको मैं किसी को दे दूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करा, बचा कि गया
बच गया। ये मेरा फ़ोन है ना, घर में यहाँ पर बैठा हुआ था आपकी क्लास खत्म होने के बाद, और वीडियोस वगैरह इसमें जो थी उनको सबको कॉपी कर रहा था, और फ़ोन पता नहीं किस तरह से मैंने उठाया, ये 3-4 बार ऐसा हुआ, मेज़ में टकराया, सोफे में टकराया, और फिर बहुत ज़ोर से गिरा नीचे जाकर। मतलब जैसे हाथ से मैंने पकड़ने की कोशिश करी ना, तो उससे और उछल गया ऊपर, तो और उछल गया तो हाइट बढ़ गई ना, और ज़ोर से गिरा। अभी मैं तो मेरे उठाने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा गया अभी। तो कब से बचा हुआ है, ये 2 साल पहले टूटा था, ऐसे चकनाचूर हो रखा है ना, और बच गया, टाइम की बात। और जब ये टूटा था तब कोई खास ऐसा नहीं था कि कोई बहुत भयंकर तरीके से गिरा हो, ये इतनी हाइट थी यहाँ से यहाँ तक की, है ना। पॉकेट में डालना चाह रहा था, पॉकेट में नहीं डाला, बाहर था, और फिर छोड़ दिया ये सोच करके पॉकेट में डल गया होगा, वो बाहर ही था। क्योंकि सोकर उठा था ना, तभी नींद में था, मोबाइल उठाया, मैंने कहा चलो पॉकेट में डालता हूँ, पॉकेट में मेरे को लगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ दिया और गया, है ना। और बस वो एक स्टूडेंट है जो हमेशा याद आता है, उसने ये समझाया था मेरे को, उससे 1-2 महीने पहले मैंने ये काम करा था। वो जो होता है ना स्क्रीन पर टेम्पर्ड जो लगवा लेते हैं, तो उसने कहा कि सर इतना अच्छा फ़ोन ले रखा है, और ये टेम्पर्ड इसके ऊपर लगा करके, टफ एंड ग्लास के बने होते हैं ये फ़ोन, है ना, तो ये टेम्पर्ड क्यों लगा रखा है, हटाओ इसको, यार इस पर तो आप कील से भी ऐसे कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे लगा भाई थोड़ा टैक्स सर्विस है, इसको शायद ज़्यादा पता होगा, है ना। मैंने कहा सही में, कह रहा और क्या, कह रहा चीप लगता है टेम्पर्ड लगा कर, आप तो कीमत घटा दी आपने फ़ोन की। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसको हटा दिया, है ना। और ये 2 महीने पहले करी थी ये बात, मेरी हरकत, है ना। और फिर उसके बाद में वो गिरा, तो मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कहा टफ एंड ग्लास तो गया सर, कुछ एंगल गलत पड़ गया होगा, मैंने अभी खुद तो इंदौर गया मेरे को, मैंने कहा तो आधे तेरा एंगल करवाऊँगा मैं। लगवाया नहीं सर। हाँ, तो लगवा लिया अब तो। फिर उसके बाद लगवाया, वो कहने लगे कि भाई ये जो है ना 6,000 रुपये की, इसकी वो चेंज होगी ऊपर की स्क्रीन। अब मेरी शक्ल देखने लायक था उस टाइम, 5 साल पुराने फ़ोन में कौन 6,000 रुपये लगाएगा। तो मैंने कहा भाई इस पर टेम्पर लगा, तो कह रहा ख़राब हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं का मत रहने दे, लगा दे, चिपका दे, है ना, चिपका दे और चल रहा है ना। 2 साल होने वाले हैं। चलिए जब अब जरा देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इधर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। बढ़िया बॉन्ड, क्लोरीन कहता है बॉन्ड, मैं भी कुछ, सोडियम कहता है मैं भी कुछ, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दूसरा देखो, सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। भाई पोटेशियम का बताना जरा एटॉमिक नंबर 19 कैसे पता तुम्हें, पढ़ने लगे हो क्या? एक बार दिख रहा है ना, 20 लिखा है। क्या लिखा है? फिर भी बहुत बड़ी बात होगी। आज ये कुछ बोला और भी एकदम से बोला, लगता है बात दिल को लग चुकी है। ठीक है, पता है ये तुम महात्मा गांधी वाला चश्मा जो है, इसको जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। सब कुछ दिल में चिढ़ रहा है। अरे नहीं ठीक है भाई, अच्छा अरे है, नहीं सही में स्क्रैच आ रहे हैं। अरे भाई सूट करता है तुम्हारे चेहरे पर, अच्छा लगता है, इसको चेंज मत करो, ये तो पहचान है तुम्हारी। भगवान ने जो शौक। भाई मैंने ऐसे गोल फ्रेम वाले बहुत कम देखे हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका अलग है कुछ, कैसी है। तो वही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर भाई साहब ने बता दिया है 19 है, तो 2881। तो इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही डॉट आएगा बस। एक ही डॉट आएगा, प्लस ग्रीन में 1 2 3 4 5 6 7 और मुझे दे देगा ना, कैसी है। ये बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। ये कैसे बताया, मैग्नीशियम का बताओगे? चलो पीछे से भी आवाज आएगी। 282 आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 2 डॉट लगा दे। हम तो संजय नगर में पढ़ा है, वहाँ क्या कर रहे थे, गोलगप्पे खाने जा रहे थे सर सारे दोस्त में रहते तो मैं चले जाता हूँ शाम को। और फिर क्या करते हो, बातें। नहीं
घूमते घूमते चलो बाइक पर साइकिल साइकिल तो कौन घूमता साइकिल मतलब दोस्त के घर बैठ जाते हैं फिर नीचे आ जाएंगे फिर क्या मैं चले जाता हूँ उनके घर से फिर दोस्त आधे मिल जाएंगे रास्ते में हमारा सही है भाई। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 हैं। 2 लगाऊंगा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा ठीक है। तो अब इसके पास 2 है, ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्लोरीन कहेगा भाई मैं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मेरे को तो एक ही चाहिए है ना। तो वो अपने भाई को बुला लेता है, कहता है कि रुक जा मैं ना संजय नगर से अपने भाई को बुलाता हूँ ठीक है। उसका दोस्त आ जाता है। भाई तो सब लोग जो ना हमारे बैच में एक से बढ़कर एक चीज़ है। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, दोस्तों से मतलब घूमना है। ये बारिश क्यों हो जाती है, मतलब बारिश परेशान करती है। फिर पता नहीं किसी अंकल को स्टंट करता हुआ देख रहा है तो कह रहा है अंकल रगड़ते हुए चले गए है ना। तो कहते चलते जाते 2 दिन से मिल जाते हैं। तो जैसे हमने मैग्नीशियम में 2 नोट खींचा, अगर एल्यूमिनियम होता Yes. उसमें 3 होते तो उसके 3 आते। समझ रहे हो। हाँ हाँ चलिए जी। तो 2 जुड़ गए ये MgCl2 है ना। और अच्छा अगर मान लो किसी के भी बारे में कुछ भी कह रहे हैं तो पीछे वाली जो 3 देवी है ना ये मौका ही छोड़ती है ना। इनको मौका मिल जाता है कि इस टाइम बस मैं इसको तो नहीं बोलूँगा भाई, इसका भी ना हृदय परिवर्तन हो गया। देखो मोबाइल वहाँ रख दिया इसने ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए हृदय परिवर्तन जानते हैं ना, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ थिंकिंग। 4 महीने बच्चे कैसे हो गया। क्या बात है, मतलब काउंटिंग भी शुरू कर दी है। चलो पता चलो बहुत बढ़िया। देख रहे हो भाई आदित्य, सब निकल जाएंगे आगे है ना। टॉपर का तमगा रह जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। कुछ करके दिखाओ। सर हमारी टीचर ने तो लाइक बहुत लंबे उससे कराया है कि बिल्कुल एक स्टेप लिखना है तो मार्क्स कट जाएगी। इसमें कौन से पता नहीं, मतलब इतना पता है मतलब कि लाइक पूरा लिखना है कि 2 है एमजी के 2 हैं और उसके बाद उसके अंदर 2 के ऊपर पावर फिर वो कट जाएगा अगर नहीं होगा तो ऐसे एक बार दिखा देना, वैसे भी बता दूंगा है ना। मैंने जिस तरीके से करा है ऐसे कर दीजिए। हाँ हाँ नहीं ये अगर करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे करके दिखा दूंगा। मैं तो शॉर्ट में बता दूँ, समझ गए भाई। अरे भाई बोलो इधर। मेथड लिख रखा है क्या सर कोड में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड में ऐसा मेथड है सर। साइड में कौन सा बता है? और Mg2+ दे रखा है। अच्छा तो वही इसको ना ऐसे लिखो हाँ हाँ ऐसे लिखवाई है Mg2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर दिए। सर कैसे आपने किया है वैसे कोई दिक्कत है ना कोई हाँ बैन के बाद चीज को मेरा आपने जैसे पहले किया है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में लिखा है। अब इसमें जो है Mg2+ कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 लिया है, इसलिए 1 माइनस हो गया। इसको ऐसे दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 माइनस ठीक है। अब इसके बाद लिख दीजिए MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड है भैया अगला। अच्छा आप बताओ तो छोड़ दो, मैं इनको कर लोगे। हाँ यही आयनिक बॉन्ड। अच्छा और बताओ कौन से इलेक्ट्रिसिटी के कौन से थे? सर रेसिस्टिविटी तक आ रहा है हमारा। ऐसा क्वेश्चन कोवेलेंट नहीं है ना? हाँ कोवेलेंट कोवेलेंट नहीं है, नहीं सर नहीं हाँ सब फिजिक्स के पास है। एक मिनट में physics का ये क्या है? सर से डायरेक्ट वही क्या है भाई अच्छी बात है वेरी गुड। तुम्हारा पेपर कल करूँगा, बैठ कर ना पसंद से। ये सही है, तुमने इसका ये ऊपर ही कर दिया। न्यूमेरिकल्स करा दो। क्या जी? न्यूमेरिकल्स हाँ कौन क्या सा? क्या सर? यही वाले करवाऊँ या मतलब अलग से करवाऊँ कुछ? मतलब बता दो समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर वैसे ठीक है ये क्या है ना, ये छोटे छोटे इसमें पेच लगे हुए हैं, उससे टूट जाता है। ऐसा कोई आ रहा है आप तो कुछ करते हैं सब अपने आप क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है
ओरिजिन तो पता नहीं। आयुष सही में ह्यूमन आई में सिर्फ दो तरह के जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स टेक एक मायोपिया पे हाइपरमेट्रोपिया पर वो मेरे पास रखा हुआ है, वो जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। सर मेनिरल और ओस तो पता है कि क्या होते हैं। एक बार ट्यूशन छोड़ के भूल जाते मिनरल्स और ये पीछे तो पता नहीं कौन खड़ी हुई है, तुम्हारी छोटी बहन है ये? इसकी बहन उसने सर पे वो रबर का बांध रखा है और पीछे कुछ ऐसी फोटो लगा रखी है जैसे बिल्ली बैठी हुई हो हाथ के ऊपर। ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, उसे छोड़कर भूल गए थे। इस पे तो देखो पीछे इसकी सिस्टर ने मुंह कैसा बना रखा है, खतरनाक सा। सर एक ग्रुप में डाल दो हमारे बारे में। कुछ नहीं है। सर ये तो फोटो मैं रखूंगा सेव करके। सर रिजल्ट के टाइम पे दिखाना। हाँ सर एक बार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसमें रिफाइनिंग होती है ना, मतलब उसके 3 टाइप्स होते हैं रिफाइनिंग करने के। फाइनिंग क्या रिफाइनिंग किसके अंदर? मेटल के अंदर। एक्सट्रैक्शन वाला है क्या? वैसे से बहुत बड़ा टॉपिक है ना, छोड़वा दिया। एक्सट्रैक्शन तो काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। डेफिनेशन समझाता हूं, बस आगे का मैंने पढ़ लिया। एक्सट्रैक्शन का मैं बताता हूँ क्या होता बस है। आप सर अच्छा है यार। सुनिए, एक्सट्रैक्शन जब करते हैं ना मेटल्स का, तो 3 स्टेजेस में करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कहानी की तरह समझा रहा हूँ, जब आप पढ़ोगे ना तो वही सेम पढ़ चीज़ें। लिया था। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो मीडियम सबसे पहले हाई, फिर मीडियम, फिर लो। और जब हमारा हाई होता है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब हमारा मीडियम होता है उसको हम 2 पार्ट में देखते हैं, सल्फर और एक कार्बन ऑक्साइड। और उसके बाद एक कैल्सिनेशन होता है और एक रोस्टिंग होता है। उसके बाद हमें ऑक्साइड मिलती है मेटल की, उसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर हमें प्रोसेस मिलता है। प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करते हैं? रिडक्शन है तो कार्बन या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल। कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, भाई ठीक है भाई, कार्बन, उसकी मैं पढ़ सल्फर, लिया। एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम। अबे यार। चलिए ठीक है, सही कर रखा है। ठीक है, देख रहे हो तुम अपना ट्यूशन छोड़कर ट्यूशन आते रहो, वो पढ़ रही है और फोटो खिंचवाते रहो अपना, वो पीछे बिल्ली दिखा रखी है। अब सुनिए, तो ऐसा होता है जब हम कहते हैं ना, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमें ये देखना होता है कि जब भी अगर हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो ज़मीन की खुदाई करने पर हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। ध्यान से सुन लेना, अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। वो मिनरल्स जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करके खींच कर निकाल सकें, उन मिनरल्स को हम ओर्स बोल देते हैं। ठीक है, जिनमें से हम खींचकर मेटल्स को बाहर निकाल सकें उनको हम ओर्स बोल देते हैं। अच्छा जी, अब ओर जो है, ओर में से मेटल को खींचकर बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है। तो जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली जो स्टेज है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हमने ज़मीन की खुदाई की, अब खुदाई करते गए तो खुदाई करने के बाद में हमने ये देखा कि एक बड़ा सा कुछ पत्थर टाइप का, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सी शेप की कोई चीज़ निकल के आई है। अब उसमें मिट्टी भी चिपकी हुई है, सैंड भी चिपका हुआ है, माइका भी चिपकी हुई है, लाइमस्टोन भी चिपका हुआ है। ये 4-5 चीज़ें जो उसके साथ एक और होती है, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, याद नहीं आ रहा। आ जाता है उसमें। तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा सा कुछ अजीब सा पत्थर निकाला, लेकिन जब उसको ज़मीन में फावड़े से खुदाई कर रहे थे, ठीक है, तो खुदाई करते हुए कुछ टन 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 कुछ ऐसी आवाज़ आई कि उस पर टकराता था तो मिट्टी वाली आवाज़ तो आती नहीं, ऐसा लगता था जैसे कि किसी मेटल पर टकरा है। तो अब हमने ये कहा कि भाई मेटल ही लग रहा है ये कोई। अब मेटल जो है उस पर मिट्टी विट्टी सब कुछ हटा कर देगा, है ना। और मनी मन सब पे ये रहता है काश ये सोना हो, काश ये सोना हो, है ना। अच्छा, तो सोने का क्या है कि जो गोल्ड है और सिल्वर है और प्लेटिनम है, ये 3 मेटल ऐसे होते हैं जो अपने नेटिव स्टेट में मिलते हैं। कि अगर गोल्ड मिल गया तो वो गोल्ड जैसा ही मिलेगा, उस पर थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी चढ़ी होगी, उसको पानी से साफ करो, साफ हो। गोल्ड भी मिल जाता है और प्लेटिनम भी मिल जाता है और सिल्वर भी मिल जाता है। किसी के भी खेत में मिले होता वो गवर्नमेंट का है, ये पता है कि नहीं, है ना। किसी के भी खेत में मिले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, कहीं पर भी मिले। आपने अपने घर की खुदाई करी, वहाँ पर भी मिलेगा तो वही वो गवर्नमेंट का है। हम तो फिर से नाम रूल है ये।
कि जितने भी, अच्छा जैसे मान लीजिए आपने Very good. आम का पेड़ लिया और आम का पेड़ आपने सड़क के किनारे लगा दिया, अब वो आपकी ज़मीन नहीं है, ठीक है, वो आपने सड़क के किनारे लगा दिया, वो तो गवर्नमेंट का हो गया, वो गवर्नमेंट का हो गया। अब आप उसको काट नहीं सकते, काटोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन है, FIR वगैरह सब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से ये भी रूल है कि अगर आपकी ज़मीन है, कहीं पर भी कोई छोटा सा प्लॉट भी है, उसमें से अगर कोई भी चीज़ ऐसी निकलेगी तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो आपने कई बार गवर्नमेंट को ऐसे पता चलता है कि कई बार पेपर में खबरें आई हैं, मेरठ में, गाज़ियाबाद में, मुजफ्फरनगर में किसी ने अपने खेत की खुदाई करी, और खेत की खुदाई करी तो वो परिवार जो है वो रातों रात घर में ताला वाला मार के कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता ही नहीं, सब भाग गए, क्योंकि पता है कि सोना इतना ज़्यादा मिल गया है, अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता ही देगा। अंदर कुछ परसेंट मिलता होगा। परसेंटेज का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो जो नहीं मिलता है, कुछ मिलता है, रिवार्ड के तौर पर कुछ मिलता है ना, रिवार्ड के तौर पर कुछ मिलता है, लेकिन उस पर मेजॉरिटी जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाता है ना कि गांव में एक वो बड़ी चीज़ चलती है ना, कि एक चुगली भी चलती है, और दूसरा ये है कि एक आदमी क्या कर रहा है उसका दूसरे आदमी को पता रहता है, ठीक है, क्योंकि खाली बहुत घूमते रहते हैं लोग ऐसे, है ना। तो अगर किसी को दिखाई दे गया कि भाई इसने यहाँ से कुछ निकाला है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा कुछ हो रहा है। वो देखिए ना मालामाल वीकली फिल्म देखिए ना, एक आदमी होता है उसकी लॉटरी लग जाती है, पूरे गांव को पता चल जाता है, फिर वो सब में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो बिल्कुल वही वाला था। तो ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, मेटल स्टेट में मिलती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पर, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लग तो रहा है मेटल जैसा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उसकी पहले सफाई करी जाती है। तो वो जो सफाई है, उस सफाई में सिलिका, माइका और आपका सैंड और अर्थी पार्टिकल्स, ये मिट्टी के कुछ टुकड़े, तो इन सबको रिमूव करा जाता है, खूब अच्छे से इनको रिमूव करा जाता है। तो जितना हो सकता है उसको पहले साफ़ कर दिया जाता है। साफ़ करने के बाद अब जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं ये कंसनट्रेटेड ओर बचा है। जो कंसनट्रेटेड ओर है, उस कंसनट्रेटेड ओर को जो है कन्वर्ट करा जाता है मेटल में। अब जो कन्वर्ट करने में भी कैटेगराइज करा जाता है उसको, कैसे? कुछ तो हो गए हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे मेटल में, उसका तरीका अभी बताते हैं। एक हो गए मॉडरेटली रिएक्टिव और एक होगा लेस रिएक्टिव। तो पहले लेस रिएक्टिव की बात करते हैं। लेस रिएक्टिव जैसे कॉपर और मर्क्यूरी, लेस रिएक्टिव को, हाँ गोल्ड वगैरह की, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपनी नेटिव स्टेट में मिलते हैं। इनको तो जैसा निकला पानी वानी से धोया, साफ करा, यूज़ कर सकते हैं। लेस रिएक्टिव। और जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव के लिए क्या करा जाता है? सिंपली इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि एक कंटेनर में हमने हाईली रिएक्टिव जो भी कंपाउंड आपको मिला है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो वो उसके आयंस में टूट जाते हैं, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम अलग, क्लोरीन अलग। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन अलग। तो जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये अपने ऑक्साइड या क्लोराइड के फॉर्म में ही ज़मीन में मिलते हैं। फिर हम आ जाते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स पर। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो बीच के हैं, तो मॉडरेटली रिएक्टिव जो है, मॉडरेटली रिएक्टिव मिलते हैं या तो अपने सल्फाइड की फॉर्म में या मिलते हैं अपने कार्बोनेट की फॉर्म में। सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में। अब दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, याद रखना। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। तो अगर कार्बोनेट और मिला है तो उसका कैल्सिनेशन कर दिया जाता है। कैल्सिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, गर्म कर दो उसको, बस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करने के सवाल दो तरीके हैं। ये सवाल है, बताओ। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे गर्म सर करोगे? वो रिएक्शन जो बाकी लोग प्रोड्यूस करते हैं। चलो सुनो, ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास फालतू की बात सुनो। जब हम किसी कार्बोनेट ओर को गर्म कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो गर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे करेंगे? एक कंटेनर लिया, उसमें जिंक कार्बोनेट भर दिया और उसके अंदर से जितनी भी ऑक्सीजन या जो भी गैसेस थी वो सब निकाल ली। वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब ऑक्सीजन तो नहीं है उसमें जिस भी कंटेनर में, अब उस कंटेनर को जलती हुई आग के ऊपर रख दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि बाहर जो है, बाहर तो होगी ना, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, तो आग तो लगेगी, वो तो बिना ऑक्सीजन है ना, अंदर नहीं जानी चाहिए। मतलब अंदर जो चीज़ें गर्म हो रही है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, बाहर फ्लेम में तो ऑक्सीजन के बिना वो तो आग लगेगी। तो इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी को भी स्ट्रांगली हीट करना, सिर्फ हीट नहीं, स्ट्रांगली हीट, बहुत ज़्यादा गर्म करना, वो कहलाता है प्रोसेस कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? वो
वो ऑक्सीजन की अरे presence रोस्टिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूनना। भूनना, है ना? तो जैसे भुट्टा होता है ना, वो उसको भुट्टे को गैस के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं और वो भुन जाता है ना? वही है। तो भुट्टे को जब भूनते हैं तो ऑक्सीजन थोड़ी रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन तो रहती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी को गर्म करना, हीट करना, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, उसको रोस्टिंग कहते हैं। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करी जाती है, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करा जाता है। और दोनों से क्या क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। और जब ऑक्साइड बन जाता है तो फिर उसको रिड्यूस करना पड़ता है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना? या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब क्या करेंगे, जब ऑक्साइड मिलते हैं ना, तो उनको या तो कार्बन से या एल्यूमिनियम से या सल्फर से, इनकी हेल्प से आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। बस ये आपका इंस्ट्रक्शन, यही पढ़ा था। और सर एक मूवी में होता है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, मतलब उसमें करंट पास कराते हैं Sir, एनोड से refining- एनोड के। रिफाइनिंग जो है लास्ट में उनकी प्योरिफिकेशन होता है, हाँ। रिफाइनिंग प्रोसेस। वो तो मैंने Section में पढ़ा आता है। था। रिफाइनिंग जब उसमें- सेक्शन में आता है। बिल्कुल आता है। जब उसमें Green पता है, करंट sir, पास corrosion करवाते हैं अलग ना, क्रोजन जब उसमें मेटल पास करवाते थे, जो कैथोड वाली जो रोड होती है वो तो पतली हो जाती है, और जो एनोड वाली है वो मोटी हो जाती हाँ है, है ना? और वो ऐसा वो होता नहीं है, होता वो है। होता क्यों है? क्योंकि जो कैथोड है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। हाँ तो कैथोड वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, उसके ऊपर जाकर मेटल सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मेटल होता है पॉजिटिव आयंस, तो नेगेटिव पर एक पॉजिटिव। तरफ चिपक जाती है और प्योर मेटल एक तरफ चिपक जाता है। सही करो, ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ अभी, 1 मिनट दीजिए बस। क्या कह रहा है? अबे नहीं, अरे नहीं। म्यूट नहीं करना। अरे पता है, मैंने सुनी है ये बात। अरे हाँ, मैं तो डाल देंगे, पता है सबसे बेस्ट वो भी मैं उसने नहीं, मैंने बोला ट्राई करना। मैंने बोला पढ़ाई करना।
हाँ जी, ये ऑनलाइन वाले दोनों बच्चों को बता रहा हूँ कि 1-2 मिनट में मीटिंग एंड होगी, तो रिज्वाइन कर लेना, सेम आईडी पासवर्ड जो है ना उसी से रिज्वाइन कर लेना। मैं सिस्टम को बता रहा हूँ। अब बात सर ये वाली चीज़ आएंगी सिस्टम सर ये हाँ जी, एडवांटेज इलेक्ट्रिक पावर भी वो आप देखो ना, उसमें एनसीईआरटी में देख लेना कि रेसिस्टेंस से पहले तक क्या कर रहे हैं। इतनी देर बाद ही जाए। 7:30 बजे हम आज भी मुझे बताती 7:30 क्या बना करवा लो। उसको देता हूँ अरे इलेक्ट्रिसिटी में कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ से आ गया? अरे ट्वेल्थ तो सर वो करना था लाइट सर हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है पॉजिटिव नहीं, हाइपरमेट्रोपिया आपको ये देखना है ना कि आप लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम तो उसमें से वो करेंगे ना कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स करेंगे कॉन्वेक्स करेंगे ना तो एफ पॉजिटिव। नेगेटिव होता है नेगेटिव हाइपोमेट्रोपिया में होता है एक क्वेश्चन नोट करें। A piece of wire of resistance 20 ohms piece of wire of resistance 20 ohms is drawn out so that drawn out. A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased so that its length is increased to twice its original length. Twice its original length, full stop. Calculate the resistance of the wire in the new situation. मैं बता रहा हूँ।
calculate the resistance of the wire in the new situation. In the new situation. तो देखिएगा a piece of wire of resistance 20 ohm, एक वायर है उसका रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम दे रखा है. So that its length is increased, is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. ठीक है? तो क्या है कि हम केस फर्स्ट लेंगे पहले तो. आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी के टर्म्स में रो एल बाई ए. ठीक है, रो एल बाई ए, और ये कितना दे रखा है 20 ओम. 20 ओम दे रखा है. केस सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि आर डैश निकालिए, आर डैश कैलकुलेट करिए आप, वो पूछ रहे हैं. ठीक है, तो एल डैश जो है उन्होंने कहा सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ. एल डैश कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. ठीक है, तो लेंथ उसकी बढ़ गई, लेंथ उसकी बढ़ गई. तो अब वो कह रहे हैं कि नया रेजिस्टेंस आप बताइए. एरिया के बारे में क्या कुछ बोला है? नॉट आउट सो दैट इट्स लेंथ, कुछ नहीं. तो इसका मतलब एरिया जो है आपका सेम रहेगा. तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए. ये आंसर देखते हैं उसका ये है या देखिए जी, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. ड्रॉ आउट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को खींचकर बाहर निकालना, खींचा जा रहा है उसको. तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम ऐसे किसी वायर की बात करते हैं, वायर इस तरीके से ऐसे निकलता है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम खींचते हैं तो आप ये देखिएगा कि जैसे आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते टाइम जब उसकी लोई को अगर हम खींचेंगे, तो जब हम उसको खींचेंगे तो वो जो है वो लेंथ तो उसकी बढ़ेगी, लेकिन जो उसका एरिया है वो पतला होता चला जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा. तो ये रूल होता है कि अगर लेंथ ओरिजिनली लेंथ जो है वो एल थी और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए था, तो हमने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, वो घटकर आधा हो जाएगा. लेंथ को अगर 3 टाइम्स कर देता तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 रह जाता, डिवाइड बाई 3 हो जाता. तो इस बार जो हमने लेंथ है लेंथ को बढ़ाकर डबल कर दिया. तो एल डैश कितना हो गया 2l के बराबर. तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए डैश वो घट जाएगा, है ना. मुझे इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, पतला हो जाएगा. ये जो ए डैश है ये हो जाएगा a/2, एरिया हो गया आधा. ठीक है, तो ए डैश इज इक्वल टू a/2. तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश. रो एल डैश अपॉन ए डैश. तो रो एल डैश कितना है 12 और ए डैश कितना है a/2. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 4 रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए कितना था 20 था, तो 4 × 20 इज इक्वल टू 80 होगा. ठीक है जी, एक तो ये हुआ क्वेश्चन. Calculate the area of cross section of a wire. Calculate the area of cross section of a wire. If its length is 1 meter, आधा हो गया था. आधे ही तो करवाया है. हाँ भाई.
अच्छा तो बता देना करवा दूँगा। If its length is 1 meter, its resistance is 23 ohm. Its resistance is 23 ohm, and the resistivity of the material of the wire is the resistivity of the material of the wire is 1.84 into 10 to the power minus 6 ohm meter. .84 into 10 to the power minus 6 ohm meter. To calculate the area of cross section of a wire if its length is 1 meter. Length दे रखी है 1 meter. Its resistance is 23 ohm. Resistivity कितनी दे रखी है मतलब रो Resistivity constant है क्या? तीसरा ओम मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं. R is equal to रो कौन है? A को इधर ले आओ और R को इधर ले जाओ. रो कितना है 1.84 minus 6. L कितना है 1 और R कितना है 23. पॉइंट लिया तो नीचे कितना आ गया 100. 23 8 का 124 होता है. 8 का 24 8 का 16 और 2 18. ये हो गया 8 into 10 की पावर minus 6 और ये 100 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर minus 2. 8 into 10 की पावर minus 8 मीटर स्क्वायर. समझे? बताओ भाई. सर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में बता दो. हाँ, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस फर्क. ठीक है. रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस तो ये होता है कि जो मतलब करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावट पैदा करता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं. और रुकावट पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है कितनी कर सकता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस वेरी होता है. अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा. मतलब वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन रेसिस्टिविटी पर किसी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत बड़ा कॉपर का टुकड़ा है उसकी भी रेसिस्टिविटी इतनी होगी. छोटा सा कॉपर का टुकड़ा है उसकी भी रेसिस्टिविटी इतनी होगी. मतलब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जैसे हम लोहा बोलते हैं ना कि लोहे की डेंसिटी वो फिक्स रहेगी हर जगह. पानी की डेंसिटी समंदर में हो या घर में हो है ना. समंदर का 1 चम्मच पानी निकाल के लाओ उसकी भी डेंसिटी उतनी होगी. पूरे समंदर की भी डेंसिटी उतनी होगी. तो जो चीज़ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है डेंसिटी है उसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है रेसिस्टिविटी. उससे रेसिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा. रेसिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा. ठीक है ना. तो रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है. आप ये देखिए ना हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी रो लिया है और यहाँ पर भी हमने रो लिया है. रो को रो डैश को नहीं कर दिया क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती कभी. होती है और अभी नहीं होगी. वो 12th क्लास में. ठीक है ना. 10th क्लास में वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती. टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी टेम्परेचर और एक अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट. मतलब 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है. आपको वो नहीं करना यहाँ नहीं करना. ठीक है जी बस इतना कर लीजिए. के रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लेंगे. ओम्स लॉ के आगे न्यूटन्स आप नोट पे जितना दे रखते हैं वो कर लेना. लेकिन मैच कर देना डिफरेंस कर देना. रेसिस्टिविटी से पहले क्या क्या दिया है. मोबाइल गया क्या फिर से.